गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक तंत्र के कारण। इसके लिए सर्वप्रथम हमें यह समझना पड़ेगा कि जो आवेशों का तंत्र है वो किस स्थिति में है और किस प्रकार से उससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, जब भी हमें भौतिक विज्ञान में कार्य का मान ज्ञात करना होता है तो आप याद रखें, कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें क्या बताती है कि कार्य ऊर्जा है या ऊर्जा कार्य है। और दोनों की अगर परिभाषाएं भी आप देखें तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं, या कार्य करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भौतिक विज्ञान में आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको कहीं पर भी ऊर्जा का मान ज्ञात करना हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो, तो आप उस स्थिति में पहले कार्य का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि अपने पिछले टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसमें कार्य करना पड़ता है। यही कार्य वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आवेशों के तंत्र के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अनंत से आवेशों को किसी निर्देश फ्रेम में अलग अलग बिंदुओं तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस स्थिति को देखते हैं। तीन आवेश Q1, Q2 और Q3 प्रारंभ में अनंत पर स्थित हैं। उसके पश्चात हम उन आवेशों को क्रमशः A, B और C बिंदुओं पर लाते हैं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2 और R3 हैं। ये समझते हैं कि हम कैसे इसका डेरिवेशन ज्ञात करने वाले हैं। जो स्थिति मेरे द्वारा चित्र में दिखाई गई है उसे समझते हैं। मान लीजिए ये प्रारंभ में एक निर्देश फ्रेम है XOY और Q1, Q2 और Q3 ये तीनों आवेश अनंत पर थे। इन आवेश को हमने क्रमशः A, B और C स्थितियों पर लाना, यानी कि Q1 को यहाँ से A तक लाना है, Q2 को B तक लाना है और Q3 को C तक लाना है। जो A बिंदु है इसका स्थिति सदिश R1 है, B का R2 है और इसका क्या है R3 है। प्रथम स्थिति के बारे में सोचते हैं। जब हम Q1 को अनंत से A तक लाएंगे जिसका की स्थिति सदिश R1 है, तो Q1 को जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य होने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक होता है बल और दूसरा होता है विस्थापन। यहाँ पर विस्थापन तो हुआ है लेकिन बल मौजूद नहीं है। कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर बल क्यों मौजूद नहीं है। यहाँ पर बल इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि पहले से कोई भी आवेश यहाँ पर उपस्थित नहीं था। अगर यहाँ पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो Q1 पर कोई भी बल नहीं लगेगा। अगर बल नहीं लगा है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं होगा। दूसरी स्थिति को देखते हैं। B बिंदु है जिसका स्थिति सदिश R2 है। Q2 को अनंत से B तक लाना है, तो B तक लाने में कार्य किया जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा हाँ किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? यहाँ पर अब Q1 पहले से मौजूद है और Q1 अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस वैद्युत क्षेत्र में विभव भी होगा, तो इस विभव के कारण यहाँ पर कार्य होगा। जब भी हम वैद्युत स्थितिकी में कार्य का मान ज्ञात करते हैं तो कार्य यानी W बराबर होता है V इंटू Q। Q उस आवेश का मान है जिसे हम इस स्थिति तक ला रहे हैं, यानी कि ये Q2 पर हमें कार्य ज्ञात करना है। और V क्या चीज है? V है विभव। विभव किसके कारण? Q1 के कारण B स्थिति पर विभव। अब हम जब विभव ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है? हमें सर्वप्रथम आवेश चाहिए और आवेश से दूरी चाहिए, यानी कि ये आवेश है और आवेश से दूरी। तो विभव का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ पर जो आवेश है उसका मान Q1 है।
आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? इसका स्थिति सदिश R1 है, इसका स्थिति सदिश R2 है, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी R2 माइनस R1 का मॉड। ये सारी चीजें मैं अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूं, तो आप पहले, जो भी लोग नए हैं, पहले उन वीडियोस को देखें, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। यानी कि इन दो आवेशों के बीच की जो दूरी है, या ए बी के बीच की जो दूरी है, वो हो जाएगी R2 माइनस R1। तो हमने सारी चीजें ज्ञात कर ली हैं, हमें विभव प्राप्त हो चुका है जिसे हम V1 कहेंगे, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? R2 माइनस R1 मॉड। इसके कैलकुलेशन को समझते हैं। अनंत से जब हम Q1 को A बिंदु तक लाए तो कोई भी कार्य नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले से कोई भी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 हमने इसे नाम दिया, और इज इक्वल्स टू 0 हो गया। जब हम Q2 को B पोजीशन पर लाए तो हमें कार्य करना पड़ा इस Q1 के वैद्युत क्षेत्र के कारण, यानी कि इस Q1 ने यहाँ पर एक विभव उत्पन्न किया था, उस विभव का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R2 माइनस R1, क्योंकि दूरी ये है। आप जब भी विभव का फॉर्मूला प्रयोग करें तो आपको आवेश और उस बिंदु तक की दूरी चाहिए, और वो दूरी क्या है? R2 माइनस R1। ये मैंने अभी आपको निकालना सिखा दिया है। तो W21 क्यों नाम दिया हमने? यानी कि जो आवेश 2 है उस पर Q1 के कारण विभव या कार्य, तो B बिंदु पर Q1 के कारण विभव गुणा गया Q2, और जब हमने मान रखा तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू Q2, और फिर हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन प्राप्त हुई। अब हम तीसरी स्थिति को देखते हैं, जब हम आवेश Q3 को अनंत से C बिंदु तक लाने वाले हैं। अब आप अगर समझ चुके हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। जब हम Q3 को C पर लाएंगे तो हमें दो विभव के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा, यानी कि इसका वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण भी यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा। Q2 है, Q2 के कारण भी यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा। तो यानी कि हमें इन दो के कारण यहाँ पर कार्य करना है। तो पहली स्थिति क्या होगी? जब हम इसके कारण निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए, तो वो है R3 माइनस R1, और जब हम Q2 के कारण निकालेंगे तो हमें ये स्थिति से यहाँ तक की दूरी चाहिए, जो कि है R3 माइनस R2। तो बहुत इजी होने वाला है। Q3 आवेश के लिए कैलकुलेशन करते हैं। Q3 आवेश को अनंत से C तक लाने में किया गया कार्य, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, Q1 के कारण और Q3 दोनों के कारण कार्य करना पड़ेगा। तो पहले हम Q1 के कारण लेते हैं, जिसे हम नाम दे रहे हैं W31। C पर Q1 के कारण विभव और इंटू Q3 सॉल्व किया, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 R3 माइनस R2। देखिए इनके बीच की जो दूरी है वो है R3 माइनस R2 वेक्टर का मॉड, तो ये हो गया। उसके बाद फिर Q2 के कारण निकालेंगे, तो उसे हमने नाम दिया W32। C बिंदु पर Q2 के कारण विभव और इंटू Q3, और उसे सॉल्व किया तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R3 माइनस R2 वेक्टर का मॉड और इंटू Q3। कुल मिला के जो तरीका हमारा Q2 के लिए था वही Q3 के लिए है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम Q4 रख देते हैं, एक और आवेश हम अगर लेके आते हैं, तो आप अगर समझ चुके हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। Q1 के कारण यहाँ पर विभव, Q2 के कारण विभव और Q3 के कारण विभव, और उन सब का फिर क्या कर देंगे? योग। यानी कि एक और तरीका आपके पास है, आप इसके कारण विभव, इसके कारण विभव और इसके कारण विभव निकालिए, उनका योग कीजिए और फिर किसका? Q4 का मल्टीपल कर दीजिए। तो दोनों चॉइस आपके पास है। सैद्धांतिक रूप में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके आधार पर मैंने आपको इस तरीके से बताया। एक बार आप जब समझ चुके होंगे तो आप अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो Q3 था, इस पे टोटल जो कार्य है वो क्या हो गया? उसे मैंने नाम दिया W3, और इज इक्वल्स टू इन दोनों का योग हो जाएगा, और उसे हमने जब जोड़ा तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R3 माइनस R1 का मॉड और प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 R3 माइनस R2 का मॉड। अब देखिए इन तीन आवेश को जब हम लेके आए तो कुल ऊर्जा या कुल कार्य कितना होगा वो हमें ज्ञात कर। फाइनली
जैसे कि हमने हेडिंग अपनी ली है कि आवेशों के तंत्र के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान या कार्य का मान, इसे हम दोनों तरीके समझ सकते हैं। जब कार्य निकालना हो तब भी यही चीज होगी और जब ऊर्जा निकालनी हो तब भी यही होगा। तो यहाँ पर कुल कार्य कितना होगा, तो सारे कार्य को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि W इज इक्वल हो जाएगा W1 प्लस W21 जिसको जो सेकंड वाला कार्य था और W3, इन तीनों को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। पहले का मान क्या था, 0, दूसरे का मान था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड, प्लस इसमें दो वैल्यूज थी, पहली थी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, आप चाहे तो इसे कॉमन ले लें, Q1 Q3 R3 R1। देखिए बहुत आसान ये है, अगर वैसे भी आप याद करते Q1 Q3 है तो यहाँ पे देखिए R3 माइनस R2, Q1 Q2 है तो R2 माइनस R1, प्लस एक और था वैल्यू इसमें 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2 Q3, तो देखिए नीचे क्या हो जाएगा, R3 माइनस R2 वेक्टर का मॉड। तो ये आपके पास वैल्यू हो गई। इसको और सॉल्व अगर हम करते हैं तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन है, उसे हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा देखिए Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, इसे याद रखना बहुत आसान है, प्लस फिर बारी आई Q1 Q3 की, तो नीचे क्या आ जाएगा R3 माइनस R1, फिर बारी आई Q2 Q3 की, तो नीचे आ जाएगा R3 R2, और ये हो गया कितने चार्जेस के लिए, 3 चार्जेस के लिए वैल्यू। हमने 3 आवेशों का तंत्र लिया तो उसके लिए यह कार्य का मान हुआ, यही कार्य का मान इस तंत्र के लिए स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यानी कि जो कार्य होगा W बराबर उसे ही हम U लिखते हैं, और यही वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 प्लस Q1 Q3 R3 माइनस R1 मॉड प्लस सोन, यानी कि आप लिख लीजिए इसे इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। इस डेरिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट समझते हैं। मेरे छात्र अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि सर आपने 1/2 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट सिग्मा j इक्वल्स टू 1 to 3 I इक्वल्स टू 1 to 3 और इस तरीके से क्यों लिख दिया। उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती है कि 1/2 क्यों लिख दिया। अगर इस बात को आपको समझना है तो आप इस पे ध्यान दीजिए, जो ये वैल्यू है j इक्वल्स टू 1 to 3 I इक्वल्स टू 1 to 3, इसका और फिर क्या लिखा गया है, j डज नॉट इक्वल्स टू I। यहां समझिए बच्चों, जब हम इस तरीके से यहां प्रयोग करेंगे तो हम पे क्या वैल्यू प्राप्त होगी। अगर मान लीजिए हमने j का मान 1 लिया, उस टाइम पर हम I का मान 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि डज नॉट इक्वल्स टू j है, तो हम 2 लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, Q1 Q2 और नीचे प्राप्त होगा R1 R2 मॉड। ठीक दूसरी बार हम लेते हैं j इक्वल्स टू 2, तब हम I इक्वल्स टू 2 नहीं ले सकते, हम I इक्वल्स टू क्या लेंगे, 1 लेंगे, फिर हमें क्या प्राप्त होगा, Q2 Q1 और R2 माइनस R1। हम क्या देखते हैं कि जब हम इस तरीके, मतलब जो ये तरीका हमने लिखा, इसके तरीके से हम यहाँ मान रखते हैं तो हमें प्रत्येक वैल्यू 2 बार मिल रही है। आप जानते हैं मॉड चाहे इसका हो चाहे इसका हो, दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं। Q1 Q2 हो चाहे Q2 Q1 हो, दोनों का मान बराबर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस तरीके से जब हम मान रखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होने वाली है। लेकिन हमने जो फॉर्मूला देखा उसमें कोई भी वैल्यू हमारी 2 बार नहीं आई थी, केवल एक बार आई थी। तो इसीलिए इस फॉर्मूले के कारण प्रत्येक वैल्यू 2 बार आएगी, तो वो 2 बार आने के कारण हम बाहर से हाफ कर देते हैं ताकि उसका आधा ही हमारे पास बचे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम आधा यहाँ पर क्यों लिखते हैं, हाफ क्यों करते हैं, उसके पीछे ये कारण है। प्यारे छात्रों, अगर हम 3 आवेश की जगह पर n आवेश ले लें, माने n का अर्थ हुआ कभी हम 4 ले लें, कभी 5 ले लें, कभी 6 ले लें, कभी 12 ले लें, तो n आवेश ले लें, तब हमारा जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा। यानी कि हमें उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो 3 के लिए ना लिख के n के लिए लिखनी है, और बाकी सारा का सारा फॉर्मूला वही रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। जिन्हें ये समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो लोग भी चैनल पर अभी भी नए हैं, प्यारे छात्रों, अगर हम
3 आवेश की जगह पर n आवेश ले लें, माने n का अर्थ हुआ कभी हम 4 ले लें, कभी 5 ले लें, कभी 6 ले लें, कभी 12 ले लें, तो n आवेश ले लें, तब हमारा जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा। यानी कि हमें उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो 3 के लिए ना लिख के n के लिए लिखनी है और बाकी सारा का सारा फॉर्मूला वही रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो पुराने वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये मैं आशा करता हूँ। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको फिज़िक्स में आने वाला है। अपने सुझाव भी आप ज़रूर दीजिए ताकि इसमें और अच्छा सुधार किया जाए। धन्यवाद।